हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश का डे 7 है। इससे पहले 6 पार्ट्स जो है इंग्लिश के ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सीजी पटवारी और इंग्लिश नाम से, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नरेशन। इट मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, जहाँ भी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, वहाँ पे जो नरेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यदि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो किए हैं तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि मैं सभी लेक्चर्स में बोलती हूँ, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक जो रहता है हमारे सिलेबस में वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन। तो ये सेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों को ध्यान से इस लेक्चर को अटेंड करना है। साथ में यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप सीजी पटवारी के लिए अपेयर कर रहे हैं, यदि आप दे रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन करेक्ट डायरेक्शन में पता तब चलती है जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो आप यदि हमारा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है 199। लेकिन यदि आप हमारी पीडीएफ कोर्स में एनरोल करवाते हैं, जिसमें आपको डेली जो यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स डलते हैं उसकी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है, जिसकी प्राइस है 499, तो आपको टेस्ट सीरीज़ अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड है 499 में। लेकिन यदि आप केवल टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट हमारा 15 मार्च से है, जिसमें 2 सेक्शनल टेस्ट रहने वाले हैं और 3 फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं। तो जिस किसी को भी हमारा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर फॉलो किया होगा, तो मैंने हमेशा आपको बोला है पहले पहचानो। क्यों? क्योंकि हम किसी के बारे में बात ही तब कर सकते हैं जब हम किसी की विशेषता तब बता सकते हैं जब हम किसी को जानते हैं। जब हम किसी को जानते नहीं हैं तो हम उसकी विशेषता, उसके बारे में अच्छा है या बुरा है, कैसा है वो, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो आप चाहे कितना भी रूल पढ़ लो, लेकिन यदि आप पहचानोगे नहीं कि क्या डायरेक्ट स्पीच होता है और क्या इनडायरेक्ट स्पीच होता है, तब तक कोई भी रूल अप्लाई नहीं होते। तो पहले तो आपको पहचानना है, और लेक्चर के एंड तक आप जब लेक्चर देख करके उठेंगे, यानी कि ये वीडियो जब आपका कंप्लीट होगा, और यदि आप इस फीलिंग में हैं कि नहीं मुझे तो नहीं आता, मेरा स्कूल टाइम में इंग्लिश वीक था, या ग्रामर मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है, मुझे नहीं पता है, तो आप बिल्कुल ये सब जो भी आपकी चिंता है वो सब लेक्चर के एंड तक ख़त्म हो जाएगी, और आप फुल कॉन्फिडेंट के साथ में आपको ये फील होगा कि नहीं अब मुझसे बनने लगा है। ठीक है, इसलिए ध्यान से लेक्चर को आपको सुनना है और समझना है। जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। सबसे पहले ये लड़का इस लड़की को क्या बोल रहा है? आई विल कॉल यू टुमारो। क्या बोला? मैं तुमको कल फ़ोन करूँगा। डायरेक्टली बोल दिया, मैं तुमको कल फ़ोन करूँगा। अब ये लड़की गई, ये बोला फ्राइडे नाइट को। ठीक है, कब बोला? फ्राइडे नाइट को बोला। ये लड़की अगले मंगलवार को अपने फ्रेंड को फ़ोन की और बोली, वो मुझसे बोला कि वो मुझे कल कॉल करेगा। ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैं अभी कोई रूल नहीं बता रही हूँ कि ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, केवल मैं आपको पहचानना बता रही हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मतलब होता है ये इससे डायरेक्टली बोल दिया कि मैं तुमको कल कॉल करूँगा। ये लड़की ठहरी पंचायती और जाकर के अपनी फ्रेंड्स को बता रही है, अपनी फ्रेंड को बताई और बोली वो मुझसे बोला कि वो मुझे कल कॉल करेगा।
तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली बता रही है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। नहीं समझ में आया, और एग्जाम्पल से समझेंगे हम, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस किसी को नहीं समझ में आया, एक एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, कि हम किस तरह से उसको पहचान पाएँ, क्योंकि बहुत बार हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि हम पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमने स्कूल टाइम से पढ़ा है अच्छा जहाँ पे डैट लग गया वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, नहीं वो तो सब ठीक है, वो तो अप्लाई होता है, लेकिन पहले पहचानो तो होता क्या है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे ये लड़की बोली आई लाइक पीटर, मुझे पीटर पसंद है। ये लड़का ठहरा पंचायती, अब ये सुन लिया, ये जा कर के पीटर को बताया, क्या बोला, शी सेड शी लाइक्ड यू, वो बोली कि वो तुमको पसंद करती है। ये तो डायरेक्टली बोल रही है आई लाइक पीटर, लेकिन ये इसके पास गया, पीटर के पास गया और क्या बोला, वो बोली कि वो तुमको पसंद करती है। आई होप आप सभी को अब क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्टली किसी को बोल देना और इनडायरेक्टली वही चीज़ किसी को बताना, ठीक है। आ जाइए अब हमारा जो मेन टॉपिक है, यानी कि हम कैसे अब एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि बिना विदाउट एनी रूल आप नरेशन को बना सकते हो। जैसा कि मैंने इससे भी पहले लेक्चर्स में आपको बताया कि कुछ रूल तो हमको याद होने चाहिए। बुक में आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, बट एग्ज़ाम में जहाँ जो कोर एरिया है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, केवल वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना, स्क्रीनशॉट आप बाद में भी ले सकते हो, ठीक है। साथ में ये पेड कोर्स की तरह मैं आपको ट्रीट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे लिए कोई भी अलग नहीं हो, आप सब एक बराबर हो, ठीक है। यदि ऐसा होता कि नहीं ये तो बस फ्री के वीडियोस हैं, बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको एक एक चीज़ ध्यान से सुननी है, क्योंकि आई नो आप लोगों को ये टॉपिक ऐसा है जो कि समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनना कि क्या बोला जा रहा है। आ जाइए रूल्स में, ठीक है। रूल्स में क्या है, डायरेक्ट स्पीच अभी आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो आता है यहाँ पे जब से, सेज और सेड रहेगा, क्या रहेगा, से, सेड रहेगा, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा, बदलेगा नहीं, वैसा ही रहेगा से, सेज और सेड, ठीक है, वो नहीं बदलेगा। फिर उसके बाद बदलता कहाँ है, लेकिन हम तो बहुत क्वेश्चन में देखते हैं कि वो टोल्ड हो जाता है, टेल हो जाता है, वो कैसे हो जाता है उसको भी समझते हैं हम, ठीक है। यदि से, सेज और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा है, टू और ऑब्जेक्ट कोई सा लगा है, तो वो बदल जाएगा टेल, टेल्स और टोल्ड। यहाँ पे आपको समझना है, एग्जाम्पल जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें से और भी क्लियर होगा, लेकिन पहले कुछ रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। जब सिंपल ही सेज इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, से, सेज, सेड का वैसा ही रहेगा एज इट इज़। लेकिन यदि इसके बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा है, एग्जाम्पल से जैसा कि कहीं पे हमारे लिखा है ही सेड टू मी, तो यहाँ पे क्या टू और मी लग गया, यानी कि ऑब्जेक्ट लग गया, तो वो किस में बदल जाएगा, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ही सेड, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये तो सिंपल एक मतलब आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू होना चाहिए कि किस तरह से, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने स्कूल टाइम्स में पढ़े होंगे ये टॉपिक, है ना कहीं तो पढ़े ही हैं। फिर आता है जो बाहर रहता है इन्वर्टेड कॉमा के, वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला होता है रिपोर्टेड स्पीच। और जब ये इनडायरेक्ट में बदलता है तो डैट का यूज़ करते हैं हम, किसका यूज़ करते हैं, डैट का यूज़ करते हैं। आई होप ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट ना रहे तो से, सेज और सेड का एज इट इज से, सेज और सेड होता है, लेकिन यदि से, सेज और सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट लग जाता है, टू और ऑब्जेक्ट लगता है, तो वो बदल करके टेल, टेल्स और टोल्ड बन जाता है। और जो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है डैट, ठीक है।
आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है, याद करो मैंने जब वॉइस पढ़ाया है तो आपको गोल्डन रूल बताया वॉइस का, और गोल्डन रूल मैंने क्या बताया था, वॉइस में कभी टेंस चेंज नहीं होता। क्या नहीं चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन नरेशन में टेंस चेंज होता है। क्या होता है, टेंस चेंज होता है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस जो है वो चेंज हो जाते हैं, और किस तरह से चेंज होते हैं आगे हम समझेंगे। ठीक है, आ जाइए, किस तरह से ये टेंस चेंज होते हैं उसको हम समझ रहे हैं। ठीक, किस में, रिपोर्टेड स्पीच में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन्वर्टेड के अंदर में जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो बाहर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। यानी कि बदलना किसको रहता है, टेंस किसका बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। ठीक है, अब टेंस किस तरह से बदलेगा उसको हम समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यदि आपका कहीं पे प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट रहा तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यदि कहीं पे पास्ट परफेक्ट रहा तो वो बदल जाएगा किसी में भी नहीं, यानी कि नो चेंज। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, समझिए। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब V1 बस रहेगा तो वो किस में बदल गया, V2 में बदल जाएगा। कल मैंने आपको बताया था वॉइस जब मैंने आपको पढ़ाया है, इसीलिए आपको सीक्वेंस में लेक्चर को फॉलो करना है, क्योंकि एक के बाद एक डाला गया है और उसमें, और इसीलिए प्लेलिस्ट भी बनाई गई जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो V1 किस में बदला है, V2 में बदला है। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल गया है पास्ट इंडेफिनिट में। फिर V2 पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। व्हाट डज इट मीन, पास्ट परफेक्ट मतलब होता है हैड प्लस V3। मैंने आपको टेंस नहीं पढ़ाया है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स है, तो यदि हम कभी डिटेल्ड लेक्चर करेंगे तो उसमें मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी, बट मैं ऐसा, मेरी समझ में ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत तो टेंस आता ही होगा, यानी कि पास्ट प्रेजेंट जो भी इंडेफिनिट हो गया हमारा, परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। आई होप कि आप सभी को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, इट मीन्स V1 बदल जाएगा V2 में, फिर V2 बदल जाएगा हैड प्लस V3 में। किस तरह से बदलता है उसको भी समझते हैं। जैसे कि कहीं पे डू लिखा है तो वो बदल जाएगा डिड में, डू लिखा है तो बदल जाएगा डिड में, और डिड लिखा है तो बदल जाएगा हैड डन में, हैड प्लस डन में। आई होप यहाँ पे अब आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको कहा फर्स्ट रूल हमारा नरेशन का बोलता है कि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच वो होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं। यदि उसमें कहीं पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट है, तो वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, इट मीन्स सिंपल पास्ट में। यानी कि V1 बदला V2 में। यदि कहीं पे डू लिखा है तो वो डिड हो जाएगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है तो वो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। ये इसका मतलब ये होता है कि कहीं पे V2 लिखा है तो वो बदला है हैड प्लस V3 में। लेकिन यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी पास्ट परफेक्ट लिखा गया है तो वो नहीं बदलेगा, इट मीन्स वो एज इट इज़ उसको हम उतार देंगे, नो चेंज रहेगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि कहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो नहीं बदलेगा, इट मीन्स नो चेंज रहेगा। फिर से इसको समझते हैं किस तरह से होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होता है कि इज एम आर और वर्ब के साथ में ING लगा है, इज एम आर प्लस वर्ब के साथ में ING लगा है। ये किसके लिए है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। पास्ट कंटिन्यूअस यदि हम बोलें तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है वॉज वर के साथ में ING, वर्ब का ING फॉर्म। ये किसके लिए है, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। ठीक, फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम किस तरह से लिखते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है हैड बीन, और साथ में क्या लगा रहता है, कंटिन्यूअस है तो वर्ब का ING फॉर्म।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि कोई टेंस भूल गए हो तो इसलिए मैं इसको टेंस को आपको लिख करके बता रही हूँ कि इस तरह से चेंज होता है। स्कूल टाइम्स में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका मतलब होता है इज एम आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस मतलब वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब होता है हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है कि यदि कहीं पे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में बदला है, पास्ट परफेक्ट में। और यदि पास्ट परफेक्ट लिखा है तो वो किसी में नहीं बदलेगा। पास्ट परफेक्ट लिखा है तो वो किसी में नहीं बदलेगा, इट मीन्स नो चेंज रहेगा, ठीक है। इसको भी समझते हैं टेंस के फॉर्म में। टेंस के फॉर्म में मतलब क्या यूज़ होता है, यानी कि हैज़। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है, हैज़ हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना, ठीक है। आपको ये सब याद आ रहा होगा कि यदि कहीं पे हैज़ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और हैड और V3 है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट रूल हमारा बोलता है कि जब कहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये किसके लिए है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी में नहीं बदलता, नो चेंज आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम समझते हैं हैड बीन के साथ में यदि कहीं पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हम और अच्छे से हमको क्लियर होगा किस तरह से ये अप्लाई होते हैं। या फिर जो भी बुक आपके पास है तो उसमें आप जब प्रैक्टिस करो तो उसमें ये रूल अप्लाई करके देखना, डेफिनेटली ये सब रूल अप्लाई होंगे वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारा, कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। और वो क्या है, हमारे विल बदल जाता है वुड में, शाल बदल जाता है वुड और शुड में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि ये कैसे पता चलेगा कि शाल को हम वुड लिखें या शुड लिखें, ठीक है। आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए या फिर उठ भी रहा होगा कि ये कैसे पता चले कि हम शाल को, ठीक है विल को तो वुड लिख देंगे, लेकिन शाल को वुड लिखें या शुड लिखें, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि शाल को हम शुड तब लिखेंगे जब आपके सेंटेंस में आपको समझना है क्या वो सेंटेंस हमको एडवाइस दे रहा है क्या, या फिर क्या सेंटेंस हमको सजेशन कोई किसी प्रकार का दे रहा है क्या, एडवाइस सजेशन। बस इसमें आपको शाल का शुड बनाना है, अदरवाइज हर एक सेंटेंस में आपको शाल का वुड रहने देना है। क्या, आई रिपीट वंस अगेन, आपको अपने सेंटेंस में समझना है कि क्या वो सेंटेंस हमको एडवाइस दे रहा है, किसी प्रकार का सजेशन दे रहा है, तो केवल आपको शाल का शुड बनाना है। लेकिन ये दोनों के अलावा कुछ बोल रहा है तो वो शाल का वुड रहेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। फिर आता है कैन का कुड हो जाता है, और कुड एज इट इज़ लिखा रहता है, कुड को बदलना नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि कुड को आप कैन कर दो, नहीं। यदि कुड आपके डायरेक्ट स्पीच में लिखा है तो इनडायरेक्ट में भी आपको कुड ही लिखना है, ठीक है। यदि आपकी डायरेक्ट स्पीच में कैन है तो कैन को आपको कुड कर देना है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। आगे समझते हैं। मस्ट का मस्ट ही रहने देना है, उसको नहीं बदलना है, यानी कि मस्ट का मस्ट ही रहता है। आगे समझते हैं और क्या रूल बोलता है। मॉडल वर्ब्स, तो मैंने आपको कल मॉडल वर्ब्स रटाया है, ठीक है। साथ में बोलो, बताओ क्या क्या मैं मॉडल वर्ब्स आपको रटाई थी, बोलो साथ में बताओ। मैंने आपको रटाया था कल मस्ट, मस्ट, शाल, शुड, कुड,
बोला था मस्ट शाल शुड वुड, सॉरी, मस्ट शाल शुड वुड, कैन कुड मी माइट, कैन कुड मी माइट। आपने यदि कल का लेक्चर फॉलो किया है तो आप डेफिनेटली आंसर बता पा रहे होंगे। मस्ट शाल शुड वुड, कैन कुड मी माइट, ये मैंने आपको कल रटाया था मॉडल वर्ब्स। फिर आता है हमको नरेशन के लिए जो चीज़ याद रखना है वो क्या है, मॉडल वर्ब्स के लिए यदि हमारे सेंटेंस में कहीं पे रिपोर्टेड में है ना, यदि कहीं पे नीड डेयर रहे तो वो नीड डेयर ही रहेगा, उसको नहीं बदलना है। लेकिन यदि कहीं पे मे लिखा है तो वो बदल के हो जाएगा माइट। कहीं पे यूज्ड टू लिखा है तो उसको एज इट इज़ उतार देना है, वो यूज्ड टू ही रहेगा। ऑट टू को ऑट टू ही रहने देना है, उसको नहीं बदलना है। ये ऐसे एरिया हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये उन्हीं का कंपाइलेशन है, ये उन्हीं का कंपाइल्ड रूल है। ठीक है, आगे समझते हैं और क्या बोलता है। यदि हमको कहीं पे टाइम और प्लेस की बात हो रही है तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे उसको हम समझते हैं। दिस बदल जाता है डैट में, दिस बदल जाता है डैट में, दीज बदलना है हमको दोज में, हियर बदलना है देयर में, नाउ बदलना है देन में, और दस बदलना है सो में। 5 चीज़ याद करो, दिस डैट में, दीज दोज में, हियर देयर, नाउ देन, नाउ देन, दस सो। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। आगे फिर वही, यदि टाइम की बात हो रही है, पर्टिकुलरली किसी समय की बात की गई है, उसको समझते हैं। टुडे का हो जाता है डैट डे, टुडे का हो जाता है डैट डे, टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, दोनों ही करेक्ट रहता है। एक साथ ऑप्शन में नहीं देता है, या तो प्रीवियस डे देगा या तो द डे बिफोर देगा। ये अक्सर एग्जाम में ऐसा ही होता है, एग्जामिनर भी जानता है कि क्या देना है और क्या नहीं देना है। ठीक है, टू नाइट का हो जाता है डेट नाइट, लास्ट नाइट का हो जाता है द नाइट बिफोर, लास्ट नाइट का क्या होता है द नाइट बिफोर, एगो का होता है बिफोर, एगो का क्या हो जाता है बिफोर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, मैं बिल्कुल ये समझ रही हूँ कि एक बार में किसी को याद नहीं होता है ना। मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि आप समझो कैसे कि किसको कैसे बदलना है। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, आप इसको रिपीटेड मोड में सुनोगे। एक बार सुन लिए, जैसा कि कल मैंने बताया था, एक बार सुनो, तुरंत उसके बाद 2x में आपको सुनना है एक बार फिर से, जिससे आपके दिमाग में वो थोड़ा बहुत बैठे। अभी तो आप केवल समझ रहे हो। ठीक है, फिर आता है कमांड्स। कुछ सेंटेंस हमको कमांड और रिक्वेस्ट देते हैं, सॉरी रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ सेंटेंस हमको कमांड की बात करते हैं और कुछ रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो उसमें हमको क्या यूज़ करना है वो हमको समझना है। यहाँ पे कमांड यदि कहीं पे है तो वो ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ऑर्डर। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। रोहन सेड टू नीरज गो अवे, ऑर्डर दिया। रोहन नीरज को क्या बोला, गो अवे। ठीक है, रोहन ऑर्डर्ड, क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, चले जाओ, गो अवे, दूर चले जाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कमांड दे रहा है। समझ में आ गया है हमको कि ये कमांड की बात हो रही, तो हम कमांड के लिए क्या यूज़ किए हैं, ऑर्डर्ड, ऑर्डर दिया है वो। ठीक है, तो रोहन ऑर्डर्ड नीरज टू गो अवे। ठीक, फिर आता है हमारा, अब आप देखिए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हमको पहचानना क्यों ज़रूरी है। अब ये बताओ, ये आंसर करेक्ट है इसका, ये बताओ क्या यहीं पे यहाँ कहीं पे डैट लिखा है, नहीं लिखा है। हम अपनी स्कूल टाइम से रटे हैं डैट लिख देंगे तो वो इनडायरेक्ट बन जाएगा, और डैट नहीं लिखेंगे तो वो डायरेक्ट रहेगा। नहीं, आपको सेंटेंस को समझो ना। रोहन नीरज को बोला गो अवे, दूर चले जाओ। फिर उसके बाद हम, रोहन ऑर्डर्ड नीरज, उसने ऑर्डर दिया कि दूर चले जाओ, टू गो अवे। ठीक है, फिर आता है यदि कहीं पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, प्लीज। कहीं पे आपके सेंटेंस में लिखा है प्लीज, इट मीन्स द मैन सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। उस व्यक्ति ने उसको बोला कि प्लीज रुको जब तक मैं आता हूँ, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो
हम इनडायरेक्ट में उसको कैसे बनाएंगे? प्लीज लिखा है तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमने पढ़ा क्या है। प्लीज के लिए तो रिक्वेस्ट यूज होता है। इट मीन्स रिक्वेस्टेड, द मैन रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर। हियर का क्या हुआ? देयर। टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और फिर आता है एक्सक्लामेशंस और विशेस की बात यदि कहीं होती है तो उसको हम कैसे बदलते हैं, उसको समझते हैं। इट मीन्स इंटरजेक्शंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंटरजेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सक्लामेशन कहीं पे है, एक्सक्लामेशन तो हम यूज करेंगे क्या? एक्सक्लेम्ड। क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेम्ड यूज करेंगे। एक्सक्लामेशंस क्या होता है? एक्सक्लामेशन जैसे कि कहीं पे एक्साइटमेंट की बात हो जाती है। किसकी बात होती है? एक्साइटमेंट हो हमको, वो एक्सक्लामेशन हो गया। एक्साइटमेंट मतलब हो गया आई कांट वेट टू गो टू कश्मीर। मैं बिल्कुल रुक ही नहीं सकता हूँ अब कश्मीर जाने के लिए, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जाने के लिए। इट मीन्स, ठीक है। फिर आता है सरप्राइज की बात हुई तो वो भी एक एक्सक्लामेशन हो जाता है। सरप्राइज को हम कैसे व्यक्त करते? ओ, ओ, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट क्या होता है? एस्टोनिशमेंट मतलब होता है जैसे कि आपके मुंह से निकला वाओ, ठीक है, वाओ, यमी। तो ये सब क्या है? ये सब एस्टोनिशमेंट्स होते हैं, यानी कि एक्सक्लामेशंस हैं। जैसे कि आप कहीं पे किसी पॉइंट के लिए एम्फसाइज कर रहे हो। एम्फसाइज करना मतलब क्या होता है? किसी पे बल देना। तो आप बोल रहे हो यस, आप बोलते हो नो। समझ रहे हो किस तरह से बोला जा रहा है? यस, नो। तो वहाँ पे आप एम्फसाइज कर रहे हो हाँ और ना का। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? एक्सक्लामेशंस। तो जहाँ पे आपके सेंटेंस में एक्सक्लामेशंस का अर्थ आपको लग रहा है कि एक्सक्लामेशंस हैं तो आप वहाँ पे एक्सक्लेम्ड यूज़ करोगे। ठीक है। फिर यदि कहीं पे विशेस की बात होती है, यानी कि हम किसी को जब बधाई देते हैं, वेल डन बोलते हैं, ब्रिलियंट बोलते हैं, ब्रावो बोलते हैं, तो हम वहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हम क्या यूज़ करेंगे? एप्लॉडेड। जैसे कि कहीं पे ब्रावो लिखा हुआ है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे? एप्लॉडेड। कहीं पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमको याद होना बहुत ज़रूरी है नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट में है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। एक एक पॉइंट को समझते चलना है और आप केवल सिंपल जो मैंने अभी तक बताया है केवल उससे आप एलिमिनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो वो अब मैं आपको सिखाऊंगी। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि वॉइस में आपको सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आप केवल रूल को याद किए हो और अपना दिमाग लगाए हो कि हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप नरेशन के क्वेश्चंस भी वैसे ही सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है हरीश सेड ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू बी हियर दिस इवनिंग। ठीक है, अब समझते हैं हम। यहाँ पे हरीश सेड लिखा है। हरीश सेड हमने पढ़ा यदि कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। ढूंढते हैं। टोल्ड लिखा है, बिल्कुल गलत, काट दो। हमने पढ़ा है ना, क्योंकि रूल में फर्स्ट रूल जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने आपको क्या बताया कि से, सेज और सेड रहेगा तो वो से, सेज और सेड में रहेगा। कब? जब उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सेड का सेड ही रहेगा, तो काट दो दो ऑप्शन। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? हमने नेक्स्ट पढ़ा है कि हियर बदल जाता है, हियर बदल जाता है देयर में, हियर बदल जाता है देयर में। ठीक है, ढूंढो। अब तो ये भी कट गया है और ये भी कट गया है। हियर बदल जाता है देयर में, हियर बदल जाता है देयर में। पढ़े कुछ? डायरेक्टली आंसर में आ गए। हियर बदल गया देयर में। और कुछ पढ़े हो बताओ? कहीं पे कुछ पढ़े? आप नहीं पढ़े। साथ में यदि हियर के लिए याद भी नहीं है और एक पता है कि इज़ है, यानी कि ये तो सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, इज़ बदल जाएगा वॉस में, इज़ बदल जाएगा वॉस में, इज़ बदल जाएगा वॉस में।
ठीक है, तो भी आप 2 ऑप्शन तक आओगे और पहले ही इसको काट दोगे। इस तरह से आप सिंपल केवल जो मैंने आपको रूल बताया, आपने कुछ पढ़ा क्या? हरीश टोल्ड दैट ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू बी हियर दिस इवनिंग, ऐसा कुछ आपने पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। हमको केवल ये पता है कि यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, यानी कि ये तो टोल्ड को काट देना है। फिर हमने पढ़ा है हियर बदल जाता है देयर में। अच्छा, देयर किस में लिखा है? अच्छा, यहाँ पे लिखा है, तो ये बस डायरेक्टली हमारा आंसर हो गया। साथ में ही इस बदलता है वॉज में, तो भी ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपको, जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला है, वॉइस का जब हमने डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया ये सब टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे आपको, यदि आप मुझसे पढ़े हो तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। विदिन 2 to 5 सेकेंड आप आंसर टिक करके आगे बढ़ोगे। आप इससे ज़्यादा ये सब टॉपिक में अपना समय नहीं दोगे, आप मैथ्स और जीएस में अपना समय लगाओगे। ठीक है, जीके यानी कि पटवारी में आप जीके बोलते हो, इट मीन्स जीएस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ। फादर सेड टू मी यू आर आइडलिंग अवे योर टाइम। क्या? फादर सेड टू मी यू आर आइडलिंग अवे योर टाइम। नहीं पढ़ेंगे हम, सेंटेंस के रूल से जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सेड लिखा है, सेड लिखा है, इसका मतलब, और सेड के आगे में तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टू और ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसको तो हमको बदलना है टोल्ड में, इसको बदलना है टोल्ड में। देखो, ऐसा ऑप्शन सेट किया गया कि सभी में तो टोल्ड है, रूल अप्लाई नहीं हुआ। फिर अच्छा, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे? हमने पढ़ा है कि, क्या पढ़ा है कि हमने ये पढ़ा है कि आर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है, यानी कि ये तो सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा किस में? सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। आ जाओ, ढूंढते हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहने दिया है। ये आ जाओ, इसको भी काट दो, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहने दिया है। वी आर ओनली लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। ठीक है, या तो अब सी होगा या तो डी होगा। देख लेते हैं किस तरह से और क्या चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है, फादर told me that you were idling away your time। सेकेंड वाला क्या बोलता है? यानी कि ऑप्शन डी हमको बोल रहा है, ये बोलता है हमको, फादर टोल्ड मी डैट आई वॉज आइडलिंग अवे माई टाइम। आई वॉज आइडलिंग अवे माई टाइम। अब हमको ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पे तो इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, तो यू किस में बदलता है? आई में। यू किस में बदलता है? आई में। और आर बदलता है किस में? वॉज। मैंने आपको वॉइस बताया है, तो मैंने आपको बताया है यू दो फॉर्म में आता है, एक सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। पढ़ के बताओ, इसमें आप लोग सभी बताओ, यहाँ पे यू तुम है या तुम लोग है? बताओ क्या है, तुम है या तुम लोग हैं? तुम है ना। जब तुम है यहाँ पे तो आप क्या वर का यूज़ करोगे? वर कब यूज़ होता है? प्लूरल में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? प्लूरल में यूज़ होता है। वॉज कब यूज़ होता है? सिंगुलर में यूज़ होता है। तो आपका ऑप्शन क्या बनना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? डी बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एक स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ ये क्वेश्चन को, यहाँ पे हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। यहाँ के क्वेश्चन में दिया है, फादर सेड टू मी यू आर आइडलिंग अवे योर टाइम। हम तुरंत यहाँ पे देखें कि सेड के बाद तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब टोल्ड होगा, इसका मतलब टोल्ड होगा। लेकिन जब हम ऑप्शन को देखने लगे तो ऑप्शन में तो पता चला कि सब में टोल्ड है, यानी कि ये रूल हमारा अप्लाई नहीं होता। फिर हम नेक्स्ट थिंग पढ़े हैं, वो ये पढ़े हैं, अच्छा यहाँ पे तो सिंपल प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट बनेगा, पास्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे तो प्रेजेंट है यानी कि काट दो, यहाँ पे फिर से प्रेजेंट है यानी कि काट दो। पास्ट ढूंढो, दो में है यानी कि सी और डी में से कोई हमारा आंसर श्योर है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है कि यू तो 2 मीनिंग लेकर के आता है, एक तुम होता है और तुम लोग होता है। तुम लोग मतलब प्लूरल हो गया और तुम जब बोला तो वो सिंगुलर हुआ। अब वर कब यूज़ होता है? वर यूज़ होता है प्लूरल के लिए, वॉज यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। तो जब सिंगुलर यहाँ बोला है तो हमको भी सिंगुलर ही लेना है। इसका मतलब फादर टोल्ड मी डैट आई वॉज आइडलिंग अवे माई टाइम। ठीक है, और कुछ नहीं, जो मैं अभी बोली आपको केवल इतना याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, द कैप्टन सेड टू हिज मैन।
द कैप्टन सेड टू हिज मैन फेल इनटू लाइन। अब ये बताओ ये सेंटेंस क्या कर रहा है? ये सेंटेंस आपको कमांड दे रहा है। क्या लिखा हुआ है? द कैप्टन सेड टू हिज मैन, कैप्टन अपने लोगों को कमांड दिए हैं, फेल इनटू लाइन, लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो का कमांड दे रहे हैं। कौन? कैप्टन दे रहे हैं। तो कमांड के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको सिखाया है कुछ नहीं देखना है, कमांड का यदि मीनिंग हमको सेंटेंस में पता चलता है तो बस ऑप्शन में ढूंढो कमांडेड कहाँ लिखा है, तो केवल यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा है, केवल एक ऑप्शन में कमांडेड लिखा है और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको बस मीनिंग समझना है, सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है क्या? तो श्योरली ये कमांड दे रहा है। कैप्टन ने अपने लोगों से कहा कि लाइन में खड़े हो जाओ, कैप्टन ने इसका मतलब कमांड दिया है, तो हमारा आंसर बनेगा कमांडेड। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रीस्ट सेड मी गॉड पार्डन द सिनर। द प्रीस्ट सेड, प्रीस्ट बोला, क्या बोला? क्या बोले? मे गॉड पार्डन द सिनर, यानी कि जो भी ये पापी हैं इनके पाप को भगवान जी माफ़ कर दें। मे गॉड पार्डन द सिनर, ठीक है, पापियों के पाप को भगवान क्षमा कर दें, पापियों को भगवान क्षमा कर दें, सिंपल ये मीनिंग है। यहाँ पे हमको क्या समझना है कि हमने रूल क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि मे बदल जाता है माइट में, मे बदल जाता है माइट में। ढूंढो, माइट ढूंढो, पहले एक चीज़ ढूंढो, मे बदलेगा माइट में। इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है। इसमें तो दिया है, यानी कि होल्ड में रखते हैं, इसमें नहीं दिया है, वुड होगा। ये आई गलती से टाइपिंग मिस्टेक है ना, वुड होगा। तो यानी कि हमारे पास तो केवल दो ऑप्शन बचे हैं, 2 और 4। इनमें से तो कुछ ज़रूर होगा हमारा आंसर। फिर हमने पढ़ा है दिस बदल जाता है डैट में, दिस बदल जाता है डैट में। ढूंढो डैट किस में है? अच्छा, इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है। इसमें दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। इसका मतलब यहाँ ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। हम केवल कहीं पे कुछ पढ़े नहीं कि आगे क्या लिखा है, कि सेंटेंस क्या लिखा है, हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मैं देखो, आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं, आपके पास बहुत सारी बुक्स की कंपाइलेशन है, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, बट आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप बुक को खोलोगे, 1-2 दिन पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, बहुत अच्छा अपनी कॉपी में नोट्स बनाओगे, बट यदि आप समझे नहीं हो तो आपको बिल्कुल वो किसी काम का नहीं है और एग्ज़ाम में भी उसको आप उस तरह से नहीं रिप्रोड्यूस कर पाओगे। आपको समझना है, इसीलिए मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था, जो मैं बोल रही हूँ उसको केवल समझो। आप स्क्रीनशॉट लेने में ध्यान मत दो। स्क्रीनशॉट देखो, जो अफोर्ड कर सकता है वो पीडीएफ कोर्स को परचेज कर लेगा, जो अफोर्ड नहीं करता तो मैंने आपको बताया कि आप मेरे लिए सब एक बराबर हो, चाहे वो पेड हो, चाहे फ्री हो, चाहे कुछ हो। मैं यदि एफर्ट दे रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप सभी से कि आप भी उतना ही एफर्ट के साथ में और उतनी ही एनर्जी के साथ में, क्योंकि एजुकेटर्स की एनर्जी उसके स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप उस एनर्जी के साथ में, एंथुसियाज्म के साथ में ये लेक्चर को सुनिए और समझिए, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ठीक है, जो हमारा मेन मोटिव है आपका एग्ज़ाम क्लियर होना। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप ये आंसर आपको, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पवन सेड टू मी इफ हियर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू। इफ़ हियर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू, यहाँ पे तो सेंटेंस भी हमको अच्छे से समझ में नहीं, क्लियर ही नहीं हो रहा है। इफ़ हियर एनी न्यूज़ आई विल कॉल यू, स्टिल हमको, अब ये देखो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, हमको आंसर तो वही 4 ऑप्शन है। देखते हैं हमने क्या पढ़ा है, उसको समझते हैं। हमने पढ़ा है कि यहाँ पे तो सेड के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है, यानी कि टोल्ड होगा डेफिनेटली। लेकिन जब हम ऑप्शन देखने आए तो टोल्ड सब में लिखा है, इसका मतलब ये रूल हमारा फेल हो गया। फिर हमने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। हियर का मतलब हियर हर्ड, हियर का क्या हो जाएगा? हर्ड हो जाएगा। ढूंढो हर्ड कहाँ लिखा है? सेकंड में नहीं लिखा है तो ये गलत हो गया, 3 में लिखा है, यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है,
फिर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि विल बदल जाता है वुड में। विल लिखा है, विल बदल जाता है वुड में। ढूंढो वुड कहाँ लिखा है, ढूंढना है ना। यानी कि ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया था हमारा, क्योंकि इसमें हर्ड नहीं था। विल और वुड ढूंढना है, बस ढूंढो। अच्छा, यहाँ पे तो नहीं लिखा है, यानी कि ये कट हो गया। दो ऑप्शन में हम आ गए, किस में आ गए, पवन 3 और 4 में, ठीक है, 3 और 4 ऑप्शन में आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे तो हैड हर्ड लिखा है ना, यानी कि ये तो पास्ट परफेक्ट बना दिया, यानी कि हैड प्लस V3 बना दिया है। और हमने क्या पढ़ा है कि प्रेजेंट है तो सिंपल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। यदि कहीं पे हर्ड लिखा होता तब जाकर के वो हैड हर्ड होता, यानी कि पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट इनडेफिनिट जो है बदल करके पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन ये तो प्रेजेंट को ही पास्ट परफेक्ट कर दिया है, नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, यानी कि ही हर्ड और वुड। अब ये बताओ, इसके अलावा क्या हम कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पे? केवल सिंपल टेंस, बस यदि आपको पता है टेंस का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है लेक्चर के जो फर्स्ट हाफ था जहाँ पे मैंने आपको बताया, वही है टेंस का ओवरऑल क्रक्स। ठीक है, वही रूल पढ़ते हो जो चार्ट्स में पूरा अपने दीवार में चिपकाए रहते हो ना बचपन से, मतलब टीचर्स लोग बोले कि टेंस लिख लो और उसको चार्ट में बना करके अपने वॉल में पेस्ट कर दो, है ना। तो वही है, केवल जो मैंने बताया ना वही टेंस है। यदि उतना आपको याद है ना तो आप इजीली इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज़ ही वुड फोन मी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, यानी कि नरेशन एज अ टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको अब हम क्या करेंगे, जैसे कि टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से अब हम इंग्लिश को क्लोज कर रहे हैं। इसका यदि आपको और MCQ प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे बता सकते, तो हम यदि कभी समय मिलेगा, बाकी अब जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे यदि उनमें से समय मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके लिए MCQ प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का लेकर के आऊँगी, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन और अच्छी प्रैक्टिस के लिए यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप करके हमारी टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यदि ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।